में जाएगा। अब उसकी नॉब से सिग्नल कहाँ जाता है और किस तरीके से आगे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकंड देना। एक चीज थी, कहाँ गया। ये मुझे तुम्हें एंड में बताना है यार, अगर मैं भूल जाऊं तो मेरे को प्लीज याद दिलाना कि मैम आपने बोला था आपने कुछ जरूरी बात बतानी है न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी की खासियत क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी कम वक्त आउट ऑफ सिलेबस आ जाती है, ठीक है। आएगी लेकिन रिलेशनशिप में, तो हम वो रिलेशनशिप जहां जहां पढ़ता है वहां करते जाएंगे। अब ये चीज तुम्हें कैसे समझ आएगी, प्रीवियस ईयर करके समझ आती है। तो मैं प्रीवियस ईयर लगाया तो मैं उसके बेसिस में तुम्हें करा दूंगी, डोंट वरी। हाँ बेटा आंचल, डाउट है कोई? नो मैम। ठीक है बेटा आजा। हम कर रहे थे न्यूरोट्रांसमीटर वाले चैप्टर, है ना? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो हम लोग नर्व ट्रांसमिशन पे पहुंचे थे। तो अगर मैं बात करूं हमने क्या किया, हमने पहले थोड़ा ब्रेन का पार्ट किया, हमने न्यूरॉन को समझा, उसके बाद हमने नर्व ट्रांसमिशन किया। आज हम जानना चाहते हैं कि पूरा जो सिग्नल है आ गया, अब उसके बाद क्या हुआ, हम वो कहानी जानना चाहते हैं। थोड़ा सा तुम्हें मुझे रिकॉल तो कराना पड़ेगा नर्व ट्रांसमिशन में तो सिग्नल कैसे जाता है। तो मैं ऐसे लिखती हूँ डायग्राम में, तुम मुझे बताते चले जाना, ठीक है। एक बार न्यूरॉन बना दूं। कौन सा न्यूरॉन है ये? कौन सा है? मल्टीपोलर है, बाइपोलर है, यूनिपोलर है? मल्टीपोलर। ठीक है। तुमने शायद रियलाइज नहीं किया पर तुम्हारी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई है, तो वेरी गुड जॉब है। बस एक चैप्टर रहता है, बाकी तुमने बहुत अच्छे से कर लिया खत्म। जनरली इस टाइम पे ना बच्चे 11th पढ़ने आते नहीं है, पर तुम लोग बड़े कंसिस्टेंटली आए तो वो बहुत अच्छी बात थी। इसका फायदा भी तुम्हें होगा। बस ऐसे करते रहना, ऐसे मत सोचना कि अब क्या होगा। बस तुम ऐसी मेहनत करते रहना, अपने आप पेपर क्लियर होते चले जाते हैं। पेपर अपने आप ही क्लियर होते हैं, बस तुम कंसिस्टेंसी रखना उस चीज की, है ना। कभी कभार मन नहीं करता पढ़ने का, मेरा भी नहीं करता, मजाक नहीं करी, मेरा सच में नहीं करता कभी कभार। लेकिन फिर मुझे ऐसे याद आता है कि कंसिस्टेंसी मेरी टूट रही है। तो कल मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब तुम्हारी क्लास लेने के बाद, जनरली मैं तुम्हारी क्लास लेने के बाद मेरे से कोई काम नहीं हो पाता फिर, जब सारी क्लासेस खत्म हो जाती है तो। लेकिन मैं वॉक पे गई, मैंने चाय पी, उसके बाद मेरे को आके कुछ हुआ तो नहीं यार थोड़ा और पढ़ते हैं, मैंने थोड़ा फिर अपना थोड़ा सा खत्म करके छोड़ा। सो कभी कभार होगा आपके साथ भी, पर आप कंसिस्टेंटली कोशिश करते रहना, है ना। फिर चीजें हो जाएगी। तो बेटे सिग्नल आया, अभी ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है ना, अभी ये बात भी समझेंगे। मान लिया सिग्नल आया, सबसे पहले किसके पास जाएगा बेटा सिग्नल? सेल बॉडी। नहीं बेटा, डेंड्राइट्स। पहले डेंड्राइट के पास गया, फिर कहाँ चला गया? सेल बॉडी में। सेल बॉडी में। हाँ ऑर्डर सही रखना है, ठीक है। सेल बॉडी से कहाँ चला गया बेटा? एक्सॉन में। एक्सॉन। एक्सॉन से बेटा सिग्नल कहाँ जाता है? एक्सॉन टर्मिनल में। हाँ ये एक्सॉन टर्मिनल से, किसी को कंफ्यूजन है तो, ठीक है। वो चला गया एक्सॉन टर्मिनल से। एक्सॉन टर्मिनल से कहाँ चला गया? सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नॉब में, ये गोलू गोलू जो बने हैं, यहां तक हमने पढ़ लिया था। सिनेप्टिक नॉब तक वो चला गया। अब हमने ये जानना है कि इसके बाद सिग्नल ने क्या किया, ये इतना दूर जा क्यों रहा है भाई, सब करना क्या चाहता है ना। तो मेरे को बताओ, जब सिग्नल आता है तो सबसे पहले सेल, जब कोई सिग्नल नहीं है तो सेल इज इन विच स्टेट? रेस्टिंग पोटेंशियल। वो रेस्टिंग स्टेज में है, और उसकी पोटेंशियल को मैं क्या बोलूंगी? रेस्टिंग पोटेंशियल। बिना डरे बोल, गलत बोलेगी दैट इज फाइन, पर बोल जरूर, क्योंकि गलत बोलेगी तभी तो सही पता चलेगा, है ना। रेस्टिंग पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है रेस्टिंग पोटेंशियल की? -70 -70 MV मिली वॉट। गलती से भी 70 MV मत बोलते ना, दैट इज प्लस, कोई साइन नहीं होता तो उसको प्लस मानते हैं हम, है ना, माइनस है ये। फिर सिग्नल आया, सिग्नल आया तो सबसे पहले रेस्टिंग पोटेंशियल, जब सिग्नल आएगा तो सबसे पहले कौन से, सॉरी रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम पे कौन कौन सी चीजें ऑन थी? मैम ओपन कौन कौन सी थी? हाँ लिंकिंग चैनल ओपन था। इसका लिंकिंग चैनल, मैम हाँ लीकी, लिंकिंग नहीं है, लीकी है वो। पोटेशियम लीकी चैनल ओपन। गुड। नेक्स्ट, एक पंप भी था। सोडियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप। और सोडियम पोटेशियम पंप कितने सोडियम को अंदर भेजता है या बाहर भेजता है?
मैम 3 सोडियम को अंदर भेजता है और 2 और पोटाशियम को। ठीक बेटा, जो पंप है ना, पंप ना हर काम को ठीक करना चाहता है, तो सोडियम को कहाँ जाना चाहिए टेक्निकली, अंदर या बाहर? बाहर जाना चाहिए। तो फिर बाहर भेज दे ना, 3 सोडियम को बाहर भेज दे और 2 पोटेशियम को अंदर भेज दे, है ना? यो मैम। तो उस पंप ना सब कुछ ठीक करना चाहता है। जैसे कहीं पे पानी नहीं आता तो हम हैंडपंप चलाते हैं, धरती के अंदर से पानी निकालते हैं, तो पानी हमारी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है ना। जब हमारे पास पानी नहीं है तो पंप मदद करता है, ठीक है, सब कुछ ठीक करने में, ऐसे याद रखिए। अब रेस्टिंग पोटेंशियल के बाद सिग्नल आया, तो सबसे पहले सिग्नल आएगा तो कौन सी वैल्यू चेंज हो जाएगी, -70 विल चेंज इनटू माइनस -60 मिलीवॉट, और इसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल। शाबाश, वेरी गुड। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जैसे ही रीच हो जाएगी उसके बाद ये और गिरता चला जाएगा, और अब हम बोलेंगे क्या जनरेट हो गया है, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, +30 +30 मिलीवॉट, है ना। और हम बोलेंगे सेल क्या हो गया है, डीपोलराइज। शाबाश, है ना। ये तो ए पॉइंट पे हुआ। अब ये सिग्नल को ए पॉइंट पे दोबारा से ठीक होना है, तो सेल कहाँ चला जाएगा, किस स्टेट में घुसेगा, रिपोलराइज। तो जब ये मैंने कहा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हुई, तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के लिए कौन से चैनल ओपन हुए थे, कौन से, किसके, वोल्टेज गेटेड तो नहीं हुए थे, वोल्टेज तो बाद में खुलते हैं। मैकेनिकल चैनल। मैकेनिकल चैनल्स। सोडियम मैकेनिकल चैनल। बेटा पूरा बोलना कौन से आयन की बात कर रही है, ऐसे उलझ जाएगी। और पोटेशियम चैनल्स का क्या हुआ, क्लोज, बंद रहेंगे, समझ आई। यो मैम। एक्शन पोटेंशियल के टाइम पे कौन कौन सा चैनल, एक और चैनल खुल गया, दैट इज वोल्टेज गेटेड। किसका वोल्टेज गेटेड, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम। सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, ठीक है। देख पोटेशियम का जो काम है ना, वो चीजों को ठीक करने के लिए ही आएगा। तो जब रेस्टिंग स्टेज में से तब वो इधर उधर फिर रहा था, जब उसको वापस से रेस्टिंग स्टेज में आना तभी वो काम में आएगा, ठीक है। जब तक सिग्नल कंडक्शन हो रहा है तब तक सोडियम चैनल्स को खोलना है, ओके। यो मैम। अब हम चाहते हैं कि वापस आ जाए, तो वापस वाली स्टेज को अपन बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो सेल रीपोलराइजेशन में आना चाहता है तो उसके लिए कौन से चैनल्स को खोल देगा, दोबारा रेस्ट में आना चाहता है, पोटेशियम ने फिर हाँ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ठीक है। पहले मैं अभी कराती हूँ। और सोडियम चैनल का क्या हुआ, मैम क्लोज, वो ओपन। क्लोज बेटा। अगर वो भी ओपन रहेंगे तो ये तो बात तो वहीं आ जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी, वो अंदर आते रहेंगे ना, सोडियम चैनल अंदर भर रहे हैं सोडियम, अगर मैंने दरवाजा नहीं भरा वो तो बनते रहेंगे अंदर, तो इसलिए पोटेशियम कहता है तू बंदो मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, वो बंद हो जाते हैं, होता है रीपोलराइजेशन। और हमारी जो सेल की स्टेट है दैट इज -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। लेकिन कभी कभार ये रीपोलराइजेशन बहुत ज्यादा चली जाती है, तो तब हम उसको क्या बुलाते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। वैल्यू क्या होती है, -90 mg। और ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, पोटाशियम। पोटेशियम। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, गुड। हाँ बेटा बोल मनीषा। मैम हम इसे कोई एनिमेशन से समझ सकते हैं क्योंकि इसमें बीच बीच में डाउट है मैम। पूछ, कहाँ डाउट है, नहीं ऐसे नहीं पता चलता, जब आप बीच बीच में से पूछते हो ना तो ऐसा लगता है कि यहाँ बल्कि आगे पीछे हो जाता है फिर। ओके। मेरे को एनिमेशन एक बार ढूंढनी पड़ेगी, क्लास के बाद ढूंढ के भेज दूँ तुझे, तुम्हें मतलब सबको, यस मैम। एक बार मैं चैनल्स इकट्ठे करा देती हूँ। तो चैनल्स की बात करें हम, ऑर्डर में लिख लेते हैं कौन सा कब ओपन हुआ कौन सा कब हुआ, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे रेस्ट से। तो कौन से चैनल्स ओपन है सबसे पहले, एक यार एक सुनो यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, लिख देते, बाकी एनिमेशन भेज दूंगी, पर लिख लो क्या दिक्कत है ना। चैनल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। चैनल्स में 2 चैनल्स हमने पढ़े हैं, एक है हमारे पोटेशियम और दूसरा आयन क्या है हमारा, सोडियम। है ना।
2 पॉजिटिव है, समझ जाना, मैंने बस पॉजिटिव का साइन लगा दिया है, ठीक है, बीच में से कर देते हैं, साथ साथ में लिखेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, रेस्ट, है ना। तो जब रेस्ट है तब पोटेशियम का कोई चैनल ओपन है, यो मैम, यो मैम लीकी चैनल, लीकी चैनल ऑन, ठीक है। सोडियम का कोई पर्सनल चैनल ओपन है, यो मैम यो मैम, कौन सा ओपन है, मैकेनिकल चैनल नहीं बेटा, क्लोज। रेस्ट स्टेज में सोडियम का कोई चैनल ओपन नहीं होता, ठीक है, पंप ओपन होता है, वो इन दोनों का चैनल नहीं है, वो बीच में आता है पंप, ठीक है। मैंने कहा स्पेसिफिक कोई चैनल नहीं ओपन होता, पंप ओपन होता है, कौन सा, सोडियम पोटेशियम पंप, हाँ, है ना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, गलत होगा तभी तो ठीक करोगे, है ना। ये तो होगी थी मेरी रेस्टिंग स्टेट। स्टेट के बाद मेरी जो दूसरी स्टेज होती है दैट इज अ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, यही होती है ना। यो मैम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में मेरा पोटेशियम का कोई चैनल ओपन होता है, नो मैम, ऑल क्लोज, सारे क्लोज हो गए, है ना। पंप वम अब कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। और सोडियम का कोई चैनल ओपन होता है, यस मैम, सोडियम मैकेनिकल हाँ, चैनल, मैकेनिकल ओपन होता है, धक्का देने वाला, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होगी। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के बाद क्या क्या बात आती है, एक्टिव पोटेंशियल, पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल, है ना, लिख देते हैं एक्शन पोटेंशियल। जब एक्शन पोटेंशियल होती है तो क्या पोटेशियम का कोई चैनल ओपन बताया, नो मैम, ऑल क्लोज। जब भी कोई काम हो रहा है पोटेशियम क्लोज हो जाता है, ठीक है। और सोडियम का कौन सा चैनल अब ओपन हो गया, वोल्टेज वोल्टेज चैनल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन। आई थिंक कोई बच्चा है जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, एक सेकंड, कॉल आई, कहां पर आई है, एक सेकंड, मिस कॉल तो मुझे बच्चे ही मारते हैं बस, अडल्ट ही मिस कॉल मारते हैं। कल की क्लास का लिंक भेज दो प्लीज। ये कौन कबूतर है, रुको भाई, 43 मैम हाँ, मुझे भी आया किसी लड़की का मैसेज। कर दिया मैंने उस लड़की को लिंक, अब देखो आ जानी चाहिए वो लड़की। दिख रही है स्क्रीन, यो मैम, चलो। अच्छा, जब वोल्टेज गेट सोडियम चैनल ओपन है तो मैकेनिकल चैनल ओपन है, नो मैम, सोडियम मैकेनिकल चैनल एक्चुअली ओपन है, ठीक है। लेकिन इतना आपसे पूछेंगे नहीं, नॉलेज के लिए लिख लेते हैं, बिल्कुल ओपन है। सोडियम भर भर के अंदर आ रहा है, वो अपना चैनल क्यों बंद करेगा, पोटेशियम उसने बंद किया ताकि पोलैरिटी में कोई दिक्कत ना आए, तो अपने चैनल ओपन करता है, वो कह रहा बढ़िया से आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे एक्शन पोटेंशियल के बाद हमारी कौन सी स्टेज आएगी, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, दैट इज, रिपोलराइजेशन, तो ठीक है, एक्शन पोटेंशियल के साथ लिख लेना बेटा, दिस इज आल्सो नोन एज डीपोलराइजेशन ना। अब हम जाना चाहते हैं रीपोलराइजेशन पे, तो रीपोलराइजेशन के लिए कौन सा चैनल ओपन हो जाएगा, सबको ठीक करना चाहता है, रेस्ट में आना चाहता है, तो कौन तड़फ रहा था रेस्ट के लिए, पोटेशियम, तो पोटेशियम को कौन सा चैनल ओपन होगा, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम, वोल्टेज गेटेड। देख बेटा, पहले पोटेशियम का चैनल ओपन हुआ था लीकी, अब वोल्टेज गेटेड ओपन हुआ है। सोडियम का पहले चैनल ओपन हुआ मैकेनिकल, फिर वोल्टेज गेटेड, मतलब वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर समथिंग जब आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तब वो ओपन होंगे, तो पहले उनके नॉर्मल चैनल ओपन हुए, बाद में वोल्टेज गेटेड हुए हमेशा, ठीक है। तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन, जैसे ये ओपन होगा तो कौन क्लोज हो जाएगा, सोडियम वोल्टेज गेट, हाँ, चैनल्स क्लोज, ये क्लोज हो जाएंगे, और फिर पोलैरिटी अपने आप ठीक हो जाएगी। और इसी टाइम पे वो भी ये देखो सोडियम चैनल्स तो हो गए ऑफ, इसके बाद एक और चैनल ऑफ हो जाएगा, एक और चैनल स्टार्ट होगा, सोडियम एंड पोटेशियम पंप, वो भी तो होगा ना, वो कौन से फेज में होता है, नेक्स्ट फेज में आएगा,
ये तो रिपोलराइजेशन होगी, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन गलती से बाहर पोटेशियम चला गया, अंदर सोडियम आ जाएगा। इसको ठीक करने के लिए कौन आता था, कौन सा फेज था वो? पोलराइज रिफ्रैक्टिव फेज। रिफ्रैक्टिव फेज। रिफ्रैक्टिव फेज के लिए कौन से पंप सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम पंप प्लस जहां से शुरू किया था वहीं वापस आ जाते हैं, लीकी लीकी चैनल। पोटेशियम चैनल्स। हाँ, और सोडियम का इंडिविजुअल कोई चैनल ओपन है? नहीं। नो मैम। नो मैम। और चैनल्स क्लोज। पंप खुला है, चैनल्स क्लोज है। पंप क्या होता है ना, एक दूसरे की मदद से इधर उधर चला जाता है, ठीक है, वो चैनल स्पेसिफिकली ओपन नहीं होता। तो दिस इज हाउ द चैनल थिंग वर्क, ठीक है। इसको लिख लिया सबने? नहीं लिखा तो इसको एक बार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो फिर लिख लेना, ठीक है मनीषा। तो अब मैं जब एनिमेशन देखूंगा ना, एक बार इसको अपने सामने रख के देखिए, ओके। आई थिंक फिर आपको थोड़ा मदद मिल जाएगा। लेकिन बैठ कैसे बैठ के एनिमेशन मत देखना, ये मैंने खुद भी करके देखा है। कभी मेरा पढ़ने की मन नहीं होता ना, तो मैं कोई ऐसे वीडियो देख लूं या किसी और टीचर का ऐसे देख लूं पढ़ाते हुए, लेटे लेटे हो जाएगा। बट देन आई रियलाइज कि अगर मैं लेट के देखती हूँ ना, तो मैं उस टाइम मुझे समझ आता है, मैं भूल जाती हूँ। तो इसलिए अगर मेरे सामने बुक खुली होती है और फिर मैं किसी को पढ़ती हूँ, मेरा फोकस बहुत अच्छा रहता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इसको सामने रखना, फिर कोई एनिमेशन देखना, देन इट विल मेक मोर सेंस, ठीक है। यो मैम। देखो अब हम इस टॉपिक पे आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, मैंने तुम्हें ये बात बता दी थी ना, एक बार इसको रिपीट करना चाहती हूँ, मुझे याद नहीं तुम्हारी क्लास में मैंने बोला ही नहीं। आप जो डायग्राम है एक्सॉन का, तो दिस इज एन एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म का मतलब होता है एक्सॉन में जो साइटोप्लाज्म उसको बोलते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, करेक्ट। तो बेटा अब ध्यान से देखना, ये ए पॉइंट है जहां पे सारा ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ था, है ना। ए पॉइंट से बी पॉइंट में सिग्नल जाता है, तो अंदर से जाता है, ध्यान रखना, ए से सिग्नल अंदर से जा रहा होता है। तो देख, ए से बी में सिग्नल गया ना, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है सबको? यो मैम। तो ए से बी में सिग्नल गया इन द एक्सोप्लाज्म। तो मैं ये बोल सकती हूँ एक्सोप्लाज्म में क्या हुआ, सिग्नल मूव फ्रॉम, लिख लो आगे, सिग्नल मूव ए टू बी। ए टू बी। लेकिन ये जो है स्पेस, ये क्या है? ये तो साइटोप्लाज्म थोड़ी, दो न्यूरॉन, क्या बात करें, न्यूरॉन क्या बाहर की स्पेस है ये? एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में सिग्नल कैसे गया है, दिख रहा है तुझे? बी टू ए, है ना, आयन की मूवमेंट ये होती है बी टू ए, तो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में लिख दे, सिग्नल बी टू ए जाता हुआ दिख रहा है। सिग्नल ए टू बी ही जा रहा है, बी टू ए बस वो पोलैरिटी का डिफरेंस है, सर्किट कंप्लीट कर रहा है। तो ये चीज याद रखना, अगर वो पूछे एक्सोप्लाज्म में मूवमेंट क्या है, तो ए टू बी है, और एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में बी टू है, ओके। यो मैम। इसको अपनी बुक में ही लिख लो। कौन से पेज नंबर पे डायग्राम है बेटा? 318। 380, ठीक है। चलो, अब हमारा एग्जॉन के लास्ट तक पहुंच गया सिग्नल, अब हमने बस वहां से निकलवाना है उसको। तो अब हम जाएंगे कौन से पेज नंबर पे, वी विल गो टू द पेज नंबर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। एक इम्पल्स एक एक्सॉन से दूसरे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाती है उसकी बात करेंगे, ठीक है। यस मैम। इसके पीछे ही समझाती हूँ मैं, फिर इसी को एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। यहाँ से हेडिंग डालो, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इंपॉर्टेंट है ये। इसका डायग्राम सीधा लेबल होने के लिए आया हुआ है, और न्यूरल ट्रांसमिशन पे तो क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, तो हम इतनी देर से देख रहे हैं सोडियम पोटेशियम आगे पीछे मूव कर रहे हैं, सिग्नल ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई लेकर जा रहे हैं। सारे के सारा सिग्नल चला गया कहाँ पर, एक्सॉन टर्मिनल पे, ठीक है। मान गया एक्सॉन टर्मिनल पे गया, ये रहा एक्सॉन टर्मिनल, बना देते हैं, बना लो साथी, एक्सॉन टर्मिनल। मुझे बताओ कि क्या करो सोडियम और पोटेशियम का, मेरे क्या जीवन में रूल है? एक्चुअली क्या होता है कि जो न्यूरॉन होता है ना, जैसे ये बनाया मैंने न्यूरॉन, न्यूरॉन ने न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करना और दूसरे सेल को बताना है कि मेरे को सिग्नल क्या है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर वो बनाता है ना, वो यही बना लेता है वो अपनी सेल बॉडी में, और उसको पैकेटों में बंद कर देता है, ठीक है। फिर वो पैकेट एक्सॉन के थ्रू ट्रांसमिट करके यहाँ पे जो गोले बनाया ना सिलेक्टिव क्लिफ्ट, इसके अंदर स्टोर करके रखता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर ना इन पैकेट्स में यहाँ पड़े हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बीच में पड़े होते हैं। जैसे मान लो एक बड़ा सा बैलून है, उसके अंदर छोटा बैलून डाला हुआ, कभी देखा तुमने बड़े बैलून में छोटा बैलून? यो मैम। तो वो छोटे वाला बैलून ऐसे पड़ा है। अब लॉजिक क्या है कि जब वो अंदर जो पैकेट पड़ा है न्यूरोट्रांसमीटर का, और ये बाहर
एक्सोनल अपनी नोब है, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे घूम रहा होता है। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर ये नोब की मेम्ब्रेन से टच करेगा उसी टाइम ये फट जाएगा और बाहर रिलीज हो जाएगा। तो करना क्या है, अगर हम बहुत सिंपल वे में पूछे तो मैं दिख रही हूँ ना सबको? यो मैम। तो है कुछ नहीं है, जैसे मान लो ये एक्सॉन है, ठीक है, और ये हमारी सिनेप्टिक नोब है, ठीक है। तो इस सिनेप्टिक नोब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पड़ा है। तो मान लो ये न्यूरोट्रांसमीटर का छोटा सा पैकेट है, इसके अंदर पड़ा है, राइट। लेकिन रियलिटी में इसको टच नहीं कर रहा होता। तो मैं इसको ऐसे दिखाती हूँ कि मान लो ये मेरा एक्सॉन की नोब है और न्यूरोट्रांसमीटर का पैकेट ऐसे पड़ा है, इसमें घूम रहा है। जैसे ही इसको छुएगा ना वैसे ही ये भी फट जाएगा और ये सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। तो करना क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर निकालना है। तो ये जो पीछे से सिग्नल आ रहा है ना, ये सारा सिग्नल करना क्या चाहता है, इस वेसिकल को फाड़ के बाहर निकालना चाहता है। तो अब हम यही समझेंगे इस सिग्नल का क्या रूट है। समझ आए इतनी बात कर क्या रहे हैं? यो मैम। ठीक है, चलो देख लेते हैं फिर। तो इम्पल्स आगे 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 आगे, यहाँ पे आगे इम्पल्स, ठीक है। जैसे सिग्नल यहाँ स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन नहीं दिख रही। दिख रही है आगे? यस मैम विजिबल। मैं लिखूंगी, लिख लो। सिग्नल अराइव्स एट एक्सॉन टर्मिनल। पॉइंट्स में लिखना, ठीक है। पॉइंट्स में लिखोगे तो तुमको खुद से भी बाद में पढ़ के समझ आएगा, खुद से भी तो पढ़ना तुम। तो जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल पे सिग्नल आया ना, सिग्नल पता क्या कर देता है, ओपन कर देता है एक चैनल को जिनका नाम है कैल्शियम चैनल। कैल्शियम आयन चैनल को ओपन कर देता है, ठीक है। तो सिग्नल ने क्या करा, ओपन कैल्शियम आयन चैनल, इसके चैनल्स को ओपन कर दिया। इसके चैनल्स को ओपन कर दिया तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में तो सारे आयन पड़े ही होते हैं। तो कैल्शियम भाई साहब बाहर से अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ये बना रही हूँ मैं, आगे कर रही हूँ। अगर ये एक्सॉन टर्मिनल था तो यहाँ पर क्या पड़ा होगा, ये दिस इज एन सिनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब, ठीक है। तो पहले मैं साइनेप्टिक नोब समझा देती हूँ। साइनेप्टिक नोब के अंदर हमारे पड़े हुए हैं न्यूरोट्रांसमीटर। देखो पैकेट में पड़े, मेम्ब्रेन को टच नहीं कर रहे होते, बिल्कुल ऐसे पड़े होते हैं पैकेट में। तो इनको बोलते हैं हम वेसिकल्स, छोटे छोटे जैसे दूध के पैकेट होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या पड़ा है हमारा, बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मेरे को याद दिलाना, मैंने तुम्हें बताना है इसके बारे में। न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब ये सिनेप्टिक नोब है, अब इसने सिग्नल देना है दूसरे एक्सॉन को। तो दूसरे एक्सॉन के साथ कहां पर बाइंड करेगी, उसके डेंड्राइट पे बाइंड करेगी या एक्सॉन पे बाइंड करेगी? एक्सॉन। सिग्नल आता कहां पे, किसी भी एक्सॉन में? मैम डेंड्राइट से आता है। डेंड्राइट पे आता है ना, तो बेटा यहाँ पे तो डेंड्राइट बनाएगी तू। समझ आएगी बात? यो तो ये रहे डेंड्राइट्स और वो उसकी सेल बॉडी है। तो बेटा सिग्नल यहाँ आता है, ये गलती मत करना, ठीक है। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, क्या पूछा था आपने? मैंने पूछा था ये एक एक्सॉन से सिग्नल आ जाए यहाँ पर, अभी दूसरे एक्सॉन को सिग्नल देना है, तो दूसरे एक्सॉन का क्या पार्ट बनाऊं, डेंड्राइट बनाऊं, सेल बॉडी बनाऊं, एक्सॉन बनाऊं? डेंड्राइट। डेंड्राइट बनाऊंगी, राइट। तो डेंड्राइट जो है हमारा ये बना, और इसके ऊपर ऑब्वियसली न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर लगा होगा ना, तभी तो बाइंड करेगा उससे। यो मैम। सेल बॉडी पे भी बने होते हैं, डेंड्राइट्स पे भी बने होते हैं, है ना। अगर वो यूनिपोलर हुआ तो फिर उस बेचारे के बाद तो डेंड्राइट नहीं होगा, तो सेल बॉडी पे रिसेप्टर होंगे इन दैट केस, राइट। अब हम कहते हैं इन दोनों के बीच में जो यूनियन है, एक एक्सॉन एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में, दिस इज वन न्यूरॉन एंड दिस इज सेकंड न्यूरॉन, इन दोनों के बीच में जो यूनियन होने वाली है इसे हम बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। दिस इज अ साइनेप्स। और स्पेसिफिकली इन दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है ना आपको एरिया का, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट, ठीक है। समझे? यो मैम। यस तो साइनेप्सिस में जो एंटर कर रहा है वो प्री होगा और साइनेप्सिस के जो एंड में पड़ा है वो पोस्ट होगा, ठीक है। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ध्यान से देखना, इस वाली मेम्ब्रेन को मैं बोलूंगी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जिसपे सिग्नल जाने वाला है उसको क्या बोलूंगी मैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। समझ आई ये बात? यो मैम। ये इसको लेबल कर लो, फिर मैं तुमको अगले पे समझाती हूँ ट्रांसमिशन। लेबल करो इसको।
डन। यो मैम। चलो अब देखो, जो मैंने तुम्हें ब्रेन की रिकॉर्डिंग भेजी थी तुमने पढ़ी है? यो मैम। बेटा अगर नहीं पढ़ी है ना उसे पढ़ लेना, क्योंकि मैं तुम्हें ब्रेन पढ़ा नहीं पाई, लेकिन ब्रेन से क्वेश्चन बनते हैं बहुत डिफिकल्ट से। ठीक है जी, प्लीज उसे पढ़ लेना, ये तो तुमको बहुत दिक्कत हो जाएगी यार। अभी खत्म कर लेना, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। दिस इज अ सेकेंड न्यूरॉन, दिस इज अ फर्स्ट न्यूरॉन। अब देखो यहाँ पे लिखूंगी मैं स्टेप। तो मैंने किया था ओपन ओपन कैल्शियम चैनल बोल दिया था, है ना। थर्ड स्टेप लिख लू मैं, कैल्शियम मेक्स साइनेप्टिक, ध्यान से सुनना, प्री एंड पोस्ट में कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। साइनेप्टिक वेसिकल्स, वेसिकल्स को साइनेप्टिक वेसिकल्स भी कहते हैं, टुवर्ड्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोला इसने? देखो वैसे एनसीईआरटी यहाँ पर थोड़ा कम लेवल पे बताती है, वैसे होता थोड़ा अलग तरीके से, पर हम वैसे समझेंगे जैसे हमें बता रहे हैं यहाँ पर कि कैल्शियम आयन जब अंदर आया तो कैल्शियम आयन धक्का देता है, और जो सिनेप्टिक वेसिकल्स पड़े होते हैं ना यहाँ पर, उनको वो मूव कराता है कि तुम कहाँ चले जाओ, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ चले जाओ। हाँ ठीक है, मूव क्यों करा रहा है? क्योंकि उसको एक बात पता है कि जैसे ही सिनेप्टिक वेसिकल प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से टकराएगा, वो मेरा पेन गिर गया, ज्यादा एक्साइटेड हो गया है। तो जैसे ही सिनेप्टिक वेसिकल प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से टकराएगा वो खुल जाएगा, और सिनेप्टिक वेसिकल में भी छोटू सा छेद हो जाएगा, फिर वो हील भी हो जाएगा। देखो कैसे, अगर ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ऐसे है, ये दिख रही है, मैम। वेसिकल है, इसके पास आया 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 आया, जैसे इससे टकराया एक छोटा सा छेद इसमें हो गया, और इसने अपना सारा केमिकल बाहर रिलीज कर दिया। समझ आया? यो मैम। दिस इज हाउ इट्स गोना वो हैपन। फिर एक वेसल आता है, ये मतलब कि फोर्सफुली आता है कि उसकी जो वॉल है वो उससे होल हो जाए? नहीं, कैल्शियम आयन क्या करता है ना, एक्चुअली कैल्शियम आयन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास जाके बाइंड करता है, और उसकी पोलैरिटी को ऐसे चेंज करता है ना कि मेम्ब्रेन ही अट्रैक्ट करती है वेसिकल को कि मेरी तरफ है, केमिकल सिग्नलिंग होती है ये। तो वो तो यो तुम्हें मैम। समझ नहीं आएगी, लेकिन वो मेम्ब्रेन ही होते जो उसे अपनी तरफ बुलाती है, पर वो वेट करती है कैल्शियम के आने का। तो कैल्शियम उसको याद दिलाता है कि वेसिकल को अपनी तरफ बुलवा। जैसे हम बोलते थे ना पोलन ट्यूब बनती है, सिनर्जिस के पास जाती है, तो उसके जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं वो बुलाते हैं पोलन ट्यूब को अपनी तरफ। यो मैम। तो ये भी कुछ वैसे ही करता है, ठीक है। तो अब यही चीज हम लोग यहाँ बना रहे हैं, और उसको हम लोग स्टेप में लिख रहे हैं। मैम स्क्रीन दिख रही। मैंने अभी करी था, ठीक है। सब क्या हुआ, कैल्शियम मेक सिनेप्टिक वेसिकल मूव्स खा गई मैं, इसलिए मेरे स्कूल में नंबर कटते थे, मैं वर्ड अपने दिमाग में खा जाती थी। मूव्स टुवर्ड्स द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसके बाद मैं लिख दूंगी सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज विद कौन सी मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे ही वो उसके साथ फ्यूज कर गई, तो ये मैंने लिखा स्टेप नंबर 3, ठीक है, और ये मैं स्टेप नंबर 4 यहाँ बना रही हूँ, ठीक है। जैसे ही वो फ्यूज कर गई, यहाँ पर छोटू सा छेद हो जाता है, और सारा का सारा न्यूरो ट्रांसमीटर कहाँ रिलीज हो जाएगा, डेंड्राइड के पास। न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज इन साइनेप्स, इस एरिया को साइनेप्स बोलते थे, या सिनेप्टिक लिफ्ट, है ना। यो मैम। अब ये यहाँ थोड़ी रहेगा, अब ये हमारा जाके बाइंड कर जाएगा, कहाँ बाइंड करेगा, सेकंड न्यूरॉन के पास। हाँ, उसके पापा क्या बुलाते हैं, हम क्या बोल रहे हो? इसी स्टेप, उसकी मेम्ब्रेन क्या बुलाते हैं हम, न्यूरो। पीछे देख क्या लिया तूने, न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर। हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि रिसेप्टर कहाँ है, क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ इतना स्पेसिफिकली। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में ना, एक ही वर्ड है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड कर जाएगा, यहाँ जाके बाइंड कर गया। अब लास्ट स्टेप है सिग्नल ट्रांसडक्शन
स्टार्ट्स इन सेकेंड न्यूरॉन। बेटा इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे थे कि सिग्नल आया डेंड्राइट से सेल बॉडी से होता होता एक्सॉन की तरफ गया। वो सिग्नल कैसे आया था? वो सिग्नल ऐसे आया था। अब समझ में आया कि न्यूरोट्रांसमीटर एक दूसरे को ऐसे ही सिग्नल पास ऑन करते हैं। क्लियर? ये बात समझ आई? यो मैम। ठीक है, लिख लो। ये लिखने में खो जाते हैं, जवाब देना बंद कर देते हैं। यो मैम। इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता एनसीईआरटी में, मैं नहीं मानती। इट्स मोर देन इनफ। मैम आपने ये सिग्नल ट्रांसडक्शन लिखा है? ट्रांसमिशन लिख लिया, कंफ्यूजन हो जाएगी। ट्रांसमिशन मैम फिर ये जो ये प्रोसेस है ये खुद ब खुद आगे रिपीट होता जाएगा? हाँ, सारे डेंड्राइट जाएंगे। अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट होगी तो एक्शन पोटेंशियल बन जाएगा, नहीं जनरेट होगी तो फिर सिग्नल बेकार हो गया। यो मैम। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये जो सिग्नल जा रहा है अल्टीमेटली किसी ऑर्गन या मसल पे जा रहा होगा, कर क्या रहेगा? दो चीजें कर सकता है ये जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है। जा जाके अल्टीमेटली एक ऑर्गन को बोल सकता है कि तू अपना काम करना लग जा, या फिर उसका काम रोक देगा। दो चीजें कर सकता है ना सिग्नल। कहीं से भी सिग्नल आता है, जैसे तुम ट्रैफिक लाइट पे जाओ, मेन दो लाइटें होती है, रेड रुकने के लिए और ग्रीन चलने के लिए, है ना। येलो तो बस तुम्हें रेडी करने के लिए होती है। तो न्यूरोट्रांसमीटर के भी दो काम है, या तो वो किसी भी न्यूरॉन को, अगले न्यूरॉन को या मसल को या किसी भी ऑर्गन को एक्साइट करेगा, या उसके फंक्शन को इनहिबिट कर देगा, काम को स्टार्ट करवा देगा या रुकवा देगा। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ न्यूरोट्रांसमीटर के दो मेन फंक्शन है, या तो काम को स्टार्ट करवाना या रुकवाना। सही बात है। यो मैम। उसी के बेसिस पे न्यूरोट्रांसमीटर दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ये एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी से बाहर है। ठीक है, न्यूरोट्रांस, लेकिन पूछ लेते हैं, पीवाईक्यू में था इसलिए मैं कहा तुम्हें बता दूं मैं। न्यूरोट्रांसमीटर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से गलत लिखा है मैंने। चलो एडजस्ट कर लो यार। न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के, एक है जो किसी भी काम को स्टार्ट करवाएंगे, तो उसको मैं बोलूं एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी? एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी, ठीक है। और एक रुकवा देंगे, अगर बक रुक जा, इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी में जो तुमने सबसे पहले पता था, जो हमेशा मसल पे आके सिक्रीट होता है, मेरी मसल मूव कर रही है ना, तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से कर रही है? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन, तो लिखो वो एक्साइटेटरी है। देखो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हायर ग्रेड्स में तुम पढ़ोगे कि देयर आर प्लेसेस वेयर इट डजंट एक्ट एज एक्साइटेटरी, वो हायर ग्रेड में पढ़ोगे, तब पढ़ना ना जब तुम न्यूरो में करोगे कुछ आगे। अभी के लिए तो यहीं तक स्टिक होना है तुमको, अभी एक्साइटेटरी कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपने कभी सुना होगा खुशी वाला हार्मोन, हमने पढ़ा था ड्रग वाले में, डोपामिन। डोपामिन। अरे वाह। फिर एक हार्मोन, एक और हार्मोन है जो आप पढ़ोगे भी अगले चैप्टर में भी, दैट इज एपिनेफ्रिन। यो मैम। होगी कि एड्रेनल ग्लैंड से भी तो आता है, वो मैं समझा दूंगी। ठीक है, एक होता है नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक, तो ये को है, मुझे याद नहीं आ रहा, याद आते बताती हूँ। जो इनहिबिटरी है वो है हमारा गाबा। गाबा स्टैंड फॉर गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, दैट इज गाबा। ये इनहिबिटरी है, ये इस पे पीवाईक्यू में क्वेश्चन था कि ये एक्साइटेटरी है, ये इनहिबिटरी है। काफी पुराना क्वेश्चन था पर ये था। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक्साइटेटरी इनहिबिटरी, इनहिबिटरी, हाँ एक्साइटेटरी में तो इनहिबिटरी। ठीक है, और इसके अलावा गाबा और सेरोटोनिन है तो बहुत सारे, मेरे को तो यही याद आ रहा है अभी। अभी इतने लिख लो, अगर मुझे याद आता तो मैं बताती हूँ। ठीक है,
तो जिसपे क्वेश्चन मिलेगा एक तो एसिटाइल कोलिन, क्योंकि आपका मसल वाले चैप्टर में ही आता है, ठीक है, बाकी सब आपके सिलेबस से बाहर आपको नहीं आएंगे। आप डोपामिन पढ़ते हो ड्रग वाले चैप्टर में, तो वहां से शायद रिलेट होके आ जाए। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन आप एड्रेनल ग्लैंड के साथ पढ़ते हो, तो वहां पे कंपेयर होके बन सकता है। गाबा पीवाईक्यू में आ रखा था, और सेरोटोनिन मैंने तुमको ऐसे ही बता दिया, ठीक है। तो दीज आर समथिंग विच यू नीड टू लर्न, ये लर्न करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है जी। यो मैम। अब रीडिंग कर ले इसको जो ट्रांसमिशन करी हमने। यो मैम। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्साइटेटरी के एसिड कौन कौन से है? हाँ, एसिड 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 बोला तूने, चपेट लगाऊं मैं? न्यूरोट्रांसमीटर है ये, एसिड नहीं है ये। यस मैम। एसिड क्या होते हैं? एच पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं माता। न्यूरोट्रांसमीटर है, इज्जत कर लो इनकी। इधर उधर तेरे दिमाग में हिलिया तो हिल जाएगी। एक और मेंशन कर लो, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। डोपामीन है ना, डोपामीन एक्साइटेटरी और इनहिबिटर दोनों होता है। इन केस अगर ऑप्शन ना आ गया तो देखो, डोपामिन दोनों होता है तो वो एक पे ऑप्शन नहीं आना चाहिए, आएगा तो फिर दोनों पे कंपेयर होके आ सकता है। तो एक्साइटेटरी इनहिबिटर दोनों होता है, डिपेंड करता है कहाँ रिलीज हो रहा है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। डोपामिन बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। आइए अब इसको एक बार रीड करके देखते हैं। देखो कौन सा पेज नंबर है? 319। 319, 317 ना? अच्छा, सबको मिल गया 21.3.2। यो मैम। A nerve impulse, न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, impulse is transmitted from one neuron to another through a junction known as synapse. तो एक दोनों जो न्यूरॉन एक दूसरे के आसपास बैठे थे, that is a synapse. Synapse is formed by the membranes of the presynaptic neuron and a postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. ये क्या कह रहा है? synapse किससे बनना है भाई? इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है synapse पे। तो synapse के अंदर क्या क्या डालोगे तुम, लिख लो वहां पर। synapse में दो चीजें ऐड करनी है, एक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इनके बीच में गैप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सही बात है। कभी कभार गैप होता है, कभी कभार बहुत पास होते हैं ये, ठीक है, तो उसमें गैप नहीं होता। तो सिनेप्टिक क्लिफ्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, प्लस माइनस सिनेप्टिक क्लिफ्ट। ओके, लिख लेना साइड में, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सिनेप्सिस, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप और एक होता है केमिकल सिनेप। हमने अभी एसिटाइल कोलिन की बात करी ना, तो हमने केमिकल सिनेप्स पढ़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात कर लेते हैं। देखो ये जो मैंने तुम्हें न्यूरॉन बनाया, ये कैसा न्यूरॉन था? ये माइलिनेटेड था, नॉन माइलिनेटेड था? जो मैंने पीछे बनाया था माइलिनेटेड था, नॉन माइलिनेटेड था? नॉन माइलिनेटेड था ना। तो सारा सिग्नल कैसे जा रहा था? बहुत आराम से जा रहा था। देखो सारा का सारा सिग्नल कैसे ट्रांसमिट हो रहा था, अगर मैं बताऊं तो ऐसे जा रहा था, आराम से अंदर से ट्रेवल कर रहा था ना, कोई दिक्कत नहीं थी। माइलिन शीट थी नहीं ना, क्योंकि आयंस का लेना देना तो इधर होता है ना मेम्ब्रेन के अराउंड, तो आराम से ट्रांसमिशन हो रहा था नर्व का, ठीक है। यहाँ से गया और दूसरे न्यूरॉन में मस्त से चला गया, कोई सीन नहीं आया। ऐसी पढ़ा हमने, यो मैम। सिंपलेस्ट वे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ये तो होता है हमारा केमिकल सिनेप्स, ठीक है, क्योंकि केमिकल रिलीज हुआ ना, तो केमिकल के थ्रू सिग्नल आगे चलेगा। तो दिस इज ए केमिकल सिनेप, लिख लो ऐसे, केमिकल सिनेप्स। लेकिन व्हाट अबाउट द माइलिनेटेड? माइलिनेटेड नर्व फाइबर आपको कहाँ मिलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड दोनों मिलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ नॉन माइलिनेटेड मिलते हैं, ठीक है। तो तेरे कोनों पे ना दोनों टाइप के न्यूरॉन मिलते हैं, लेकिन तेरे यहाँ पर सिर्फ केमिकल वाले मिलते हैं, समझ आई? वो मुन्ना भाई भी नहीं बोलता दिमाग में केमिकल लोचा चल रहा है, तो केमिकल लोचा कैसे चलेगा जब न्यूरॉन केमिकल रिलीज करेंगे? तो केमिकल सिनेप वाले सारे दिमाग में मिलते हैं, लेकिन बाजू टांगों में केमिकल वाले भी मिलते हैं और दूसरे भी मिलते हैं। ओके, यो मैम। तो इसको माइलिन शीट लगा दो, नंगू पुंगू कपड़े बनाओ भाई। अगर हम इसको कपड़े बना देंगे ना दिक्कत हो जाएगी इससे, लेकिन वो कैसी दिक्कत होती है? कपड़े इक्वल नहीं पहनाया मैंने, कोई बुरा ना माने, ठीक है। सफाई करनी पड़ जाएगी मुझे इसकी। तो प्रॉब्लम इज कि जो सिग्नल है ना, वो ये जो येलो कलर के मेम्ब्रेन बना रहे हैं न्यूरॉन की, उसी के तो आसपास जाता है। सोडियम बाहर निकलता है, पोटेशियम अंदर जाता है, तभी तो सिग्नलिंग होती है ना। ये करते हैं हम इतनी देर से। यो मैम। वहां पे कपड़े लगा दिया, दिस इज एन इंसुलेटर, फैट से बना होता है ये। तो अगर ये इंसुलेटर है माइलिन शीट, तो ये सिग्नलिंग होने नहीं देगी, कोई चैनल को ओपन ही नहीं होने देगी ना, तो सिग्नल कैसे जाएगा?
सिग्नल विल स्टार्ट टू जंप, सिग्नल यहाँ से एक पॉइंट से यहाँ जाएगा 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट से 3 पे जाएगा, 3 पॉइंट से जंप करके स्टार्ट पे जाएगा, 5 में जाएगा, 5 से 6 में जाएगा, फिर 7 में जाएगा। अगर मैं एक्चुअल में बोलूं अंदर क्या हो रहा है, ये कॉमन सेंस है कि सिग्नल जंप तो नहीं कर सकता, ठीक है, उसको जंप करना नहीं आता, डड्डू नहीं है वो। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, बाहर सब कुछ ऐसे बंद है, ठीक है, लेकिन अंदर ना जो आयंस होते हैं ना वो अंदर से चुपचाप, बड़े ही चुपचाप तरीके से मूव कर रहे होते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो अंदर से तो कॉन्टिन्यूस हो रहा होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन, बस बाहर से वो जंपिंग दिखता है। तो यहाँ पे करता करता जो पहुंचेगा ना, ये वाले जो सिग्नल होते हैं इनको हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, कि सिग्नल जंप कर करके जा रहा है। और ये जो सिग्नल जंप करके जाता है, दिस इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तो जैसे करंट होता है ना, तुम 2 वायर को पास में लाओ तो एकदम से चिंगारी सी निकल आती है ना, चला के अगर पास, तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है ना, उसके लिए एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के बिल्कुल पास ही होना होता है, उसको दूर होने की जरूरत नहीं है। तो मैं दूसरा न्यूरॉन एकदम पास बनाऊंगी, ध्यान से देखना। तो इनके बीच में सिनेप्टिक क्लिफ्ट आपको दिखेगी नहीं, लगभग होती ही नहीं है, इतने पास होते हैं। तो सिग्नल एक से दूसरे में चला गया थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में चला गया। इलेक्ट्रिक फॉर्म में जाता वही आयन से ही है, इट्स जस्ट दैट जंपिंग फॉर्म में दिखता है तो वो इतनी जल्दी जाता है तो हमको लगता है इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है। सो दिस इज अ फास्ट कंडक्शन, बहुत जल्दी होती है, एंड दिस इज अ स्लो कंडक्शन, समझे। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ये जो एरिया दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आपके ब्रेन में नहीं होते, कम होते हैं, क्योंकि बहुत ही फास्ट कंडक्शन है, थोड़ी सी भी गड़बड़ हो तो पूरे ब्रेन में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ वहां मिलेंगे, ब्रेन में वो केमिकल वाले हैं, स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाले, ओके। ये मैम बना लिया। यो मैम। अब पढ़ते हैं, है ना अभी टाइम, अभी है। देखो अभी तुमको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ सिनेप्स, एक होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और एक होते हैं केमिकल सिनेप्स। अब मुझे बताओ, जो इलेक्ट्रिकल सिनेप होता है उसमें प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पास पास होती है, दूर दूर होती है। पास पास पास। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको डब्बा बना लूंगी और तुम इसमें गैप ऐसे लिख लेना, एक तरफ इलेक्ट्रिकल और एक तरफ केमिकल, दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का पहले हम लिख रहे हैं कि मेम्ब्रेन कैसी होती है इसकी, वेरी क्लोज, ये इसका 1 पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो डायरेक्टली होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास अक्रॉस सिनेप्स, जल्दी से हो जाता है, उसके लिए सिनेप्टिक क्लिफ नहीं चाहिए। ट्रांसमिशन ऑफ एन इंपल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप इज वेरी सिमिलर टू इंपल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन, जैसे एक एक्सॉन में जूम करके जाता है, वैसी सिनेप्स से भी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जूम करके चला जाता है। ये वाली लाइन बोल रहा है, तो ये वाली लाइन भी चलो इसी के लिए बोल रहे हैं, मैं सेकंड पॉइंट लिख लेती हूँ। ट्रांसमिशन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप इज ऑलवेज फास्टर, हमेशा फास्टर होती है देन केमिकल सिनेप्स। केमिकल निकलेगा, धीरे धीरे बाइंड करेगा, इलेक्ट्रिक करंट तो ऐसे चला जाएगा ना, ये 3rd पॉइंट होगा। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में रेयर है, कितनी फास्ट होती है ना, कोई गड़बड़ी हुई तो ठीक नहीं हो पाएंगे, इस वजह से कम बने हमारी बॉडी में, ठीक है। तो 4th पॉइंट इन्होंने इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के यहाँ लिखे, इसी के ऑपोजिट जो होंगे वो केमिकल सिनेप्स के बनेंगे, समझे। देख लो एट केमिकल सिनेप्स, चलो केमिकल सिनेप्स आ गया। मेम्ब्रेन ऑफ ए प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कैसी होगी, प्री एंड पोस्ट वाली पास पास होगी, दूर दूर होगी, थोड़ी सी होगी, और बीच में खाली कुछ नहीं होता, हमेशा लिक्विड फील्ड भरा होता है, इसके बीच में थोड़ा लिक्विड भरा रहेगा, और इस डिस्टेंस को हम सिनेप्टिक क्लिफ बुलाएंगे। तो पहला पॉइंट। केमिकल कौन, न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं, देखो इलेक्ट्रिकल में तो इन्वॉल्व नहीं थे लेकिन इसमें तो इन्वॉल्व है ना, ये 2nd पॉइंट। The axon terminal contain vesicle filled with this neurotransmitter, axon terminal के पास ये वेसिकल पड़े होते हैं, जब इम्पल्स आती है तो एक्सॉन टर्मिनल सिमुलेट होता है, और देखो यहाँ लिखी है ये लाइन, ध्यान से देखना। When an impulse arrive at the axon terminal, जब टर्मिनल पे सिग्नल आया, it stimulate the movement of the synaptic vesicle towards the membrane where they fuse with the plasma membrane and release their neurotransmitter in the synaptic cleft। इन्होंने बिल्कुल लाइन खा दी कि जब सिग्नल आया, कैल्शियम अंदर आता है, वेसिकल मूव करके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से टकराता है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, उसको ये शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये प्रोसेस हमने करा है, नोट्स रख के इसको रीड करना है, ठीक है, पहले नोट्स पढ़ना फिर ये पढ़ना, ओके। पढ़ना पहले नोट्स पढ़ना। The released neurotransmitter bind to their specific receptor present on the postsynaptic membrane, इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि जो
रिसेप्टर होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, वो होता कहाँ है बेटा? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ठीक है? तो प्री और पोस्ट में कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर नहीं होगी, जिसका नहीं है उसको फंसेगा। दिस बाइंडिंग ओपन आयन चैनल्स, इस बाइंडिंग की वजह से तो दूसरे न्यूरॉन में आयन चैनल खुल गए, आयन चैनल खुल गए भाई, सोडियम अंदर आ रहा है तो ऑब्वियसली वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ मूव करवा देगा। द न्यू पोटेंशियल डेवलप इधर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, यहाँ ये मेंशन करता है कि या तो ये एक्साइट कर देगा न्यूरॉन को या फिर इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा, तो डिपेंड करता है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके हिसाब से होगा, ठीक है? अब ये वाला डायग्राम देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेबल होने के लिए आ चुका है नीट में, 2023 नहीं 2013 में आया था, आई गेस 13 या 14 में आया था, 12, 13, 14 में से किसी में आया था। देखिए एक्सॉन है, एक एक्सॉन, ये उसका एक्सॉन टर्मिनल है, ध्यान से देखना एक्सॉन कहाँ है, एक्सॉन टर्मिनल का है, ठीक है? उसके बाद इन्होंने सीधा बताया आपको सिनेप्टिक वेसिकल, ये वाले, उसके अंदर जो मटेरियल है दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर, ये अंदर वाले मटेरियल को न्यूरोट्रांसमीटर कह रहा है। ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, नीचे वाली पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, बीच में सिनेप्टिक क्लिफ्ट है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस इज सिनेप्टिक क्लिफ्ट, ये है, और इनको एक साथ साइनेप्स कहते हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, और इस तरफ रिसेप्टर पड़े हैं, और ये हमारी है, इसको लिख लो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, लिख लो, वो क्वेश्चन इससे बना हुआ है, ये लेबल होने के लिए आया था, ठीक है जी? अब तो हो जाएगा। यो मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है? अच्छा, अब इसी के साथ मैं तुमको ब्रेन ज्यादा नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि ब्रेन में बहुत कुछ पढ़ाने के लिए, और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ब्रेन का, पर मैं तुम्हें ज्यादा पढ़ा नहीं पाऊंगी, वो खत्म ही नहीं होगा। हार्मोन वाली के साथ हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, पिट्यूटरी भी, चीज है जो मुझे बतानी चाहिए। मैं तुम्हें इसकी समरी पढ़ाती हूँ, इसकी समरी बड़ी लोचे वाली है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की समरी बहुत लोचे वाली है, जो चीजें उन्होंने टेक्स्ट में नहीं लिखी है ना, वो इन्होंने समरी के अंदर लिखी है। तो ऐसा 1 या 2 लाइन जरूर मिलेगी जो मेन चैप्टर में नहीं लिखी पर समरी में लिखी है, और क्वेश्चन डाल देते हैं समरी से, तो समरी मत छोड़ के जाना। समरी पढ़ ले इसकी, अभी 10 मिनट्स है, पढ़ा दो। यो मैम। देखो, the neural system coordinate and integrate function as well as metabolic and homeostatic activities of all the organ। अभी homeostatic activity ये लाइन नहीं दी हुई थी इन्होंने, तो कह रहे हैं जो न्यूरॉन का सिस्टम होता है ना, ये जो नर्वस सिस्टम अभी पूरा पढ़ के आए हो, ये सारे न्यूरॉन से मिलकर बना है, ये क्या क्या करता है? ये आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हर एक बॉडी फंक्शन की, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग का, इंटीग्रेट्स फंक्शंस एज वेल एज मेटाबॉलिक एंड होमोस्टेटिक एक्टिविटी, सारे फंक्शन को रेगुलेट भी करता है कि कौन कैसे होगा। आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब केमिकल रिएक्शंस को भी देखता है, और आपकी बॉडी के होमोस्टेसिस को भी मेंटेन करता है। होमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस कांस्टेंट आयन कॉन्सेंट्रेशन, मैंने बहुत बार बताया यार, इसको ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। अब तुम समझ रहे हो आयन कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने की जरूरी है। अगर सोडियम पोटेशियम में से किसी के भी शरीर में कमी होगी, सोच रहे हो न्यूरो ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगी, तुम्हारे न्यूरॉन सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे, तो बॉडी चल पाएगी उसके बिना? नो मैम। यस, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं मेंटेन करोगे ना तो बॉडी के एंजाइम मर जाएंगे, और अगर एंजाइम मर गए तो क्या तुम्हारी बॉडी में कुछ भी हो सकता है बिना एंजाइम के? नो मैम। कुछ नहीं हो सकता, और अगर आयन भी ऊपर नीचे होगे तब भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। इसलिए अगर किसी को लूज मोशंस लग जाए या फिर वॉमिटिंग लग जाए तो उसको इलेक्ट्रोलाइट पिलाते हैं ना, इलेक्ट्रोल मिक्स करके देते हैं, या फिर नमक चीनी का पानी उसको मिक्स करके देते हैं। वो आयन कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने की कोशिश तो कर रहे हैं। अगर किसी की बॉडी से ज्यादा पानी बाहर निकल गया, उसके साथ आयंस भी बाहर निकल जाएंगे, आयंस निकल गए तो होमोस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगी, होमोस्टेसिस डिस्टर्ब हो गई तो इंसान बच थोड़ी पाएगा। इसलिए उसको फटाफट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सीरियस कंडीशन होती है, किसी को उल्टियां वगैरह लग जाए या लूज मोशन हो जाए, उसको हाइड्रेट करके रखना पड़ता है ना। न्यूरॉन तो बोल बोल। मैम अगर फीवर की वजह से हाई टेम्परेचर हो जाए तो हमारे एंजाइम डेड हो सकते हैं ना? फीवर की देखो, थोड़ा फीवर होता है जब हमारी इम्यूनिटी के इम्यून वाले सेल काम करते हैं तो थोड़ी गर्मी जनरेट होती है, इसलिए कभी इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ा फीवर आ जाता है, क्योंकि इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं। थोड़ा फीवर ठीक है, बॉडी इतना मैनेज कर लेती है। तो थोड़ा फीवर होगा तो पसीना आएगा, हवा लगेगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन ज्यादा फीवर हो जाए तो डॉक्टर घबरा जाते हैं ना, कहते हैं पहले इसका फीवर कंट्रोल में आना चाहिए, फटाफट पट्टियां करते हैं, ठंडा करते हैं, वो इसीलिए करते हैं। अगर ज्यादा टाइम तक ज्यादा फीवर रहे तो कहते हैं ना दिमाग में चढ़ जाएगा,
वो यही कहना यो चाहते हैं कि मेटाबॉलिक फंक्शनों में फर्क पड़ जाएगा, और ज्यादा फर्क पड़ गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत ज्यादा फीवर बहुत टाइम तक रह जाए तो फिर बचने के दिक्कत हो जाती है, सीरियस हो जाता है इंसान, इसलिए वो अच्छा नहीं होता। न्यूरॉन्स, द फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल ड्यू टू डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्या कह रहा है, जो न्यूरॉन होता है वो फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम की, इतना हमें पता है। एक्साइटेबल सेल्स है, ये मैंने लिखवाया था ना, सिग्नल आता है तो एक्साइट हो जाते हैं। और कौन से एक्साइटेबल सेल्स है? मसल्स। मसल्स, शाबाश, है ना। क्यों है एक्साइटेबल? क्योंकि इनके पास कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब बेटा आयन कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। देख रहे हो ना, अंदर पोटेशियम ज्यादा है, बाहर सोडियम ज्यादा है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो रखा हुआ। समझ आई? यो मैम। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग न्यूरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ये भी पढ़ा हुआ है। केमिकल मतलब ट्रांसमिशन ऑफ केमिकल का न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी हो गया। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के पास सेरिब्रम होता है, और अपने और क्या होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। डाइनसेफेलॉन होता है जिसके अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस होता है। द सेरिब्रम इज लॉन्गिट्यूडनली डिवाइडेड होता है 2 हाफ में, ठीक है, जिसको कॉर्पस कलोजम ज्वाइन करता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोरब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। ये लिखा है, ये क्वेश्चन आता है। हाइपोथैलेमस है फोरब्रेन का पार्ट, और वो क्या क्या कंट्रोल करता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। वो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ठंडी गर्मी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो भूख लग रही है, हाइपोथैलेमस की वजह से पता चल रहा है। प्यास लग रही है मुझे इस टाइम, हाइपोथैलेमस सिग्नल दे रहा है। इसलिए कभी देखा तुम खाना खा रहे हो और तुम उठ जाओ गलती से, तुम कहते हैं ना खाना खाते हुए उठना नहीं चाहिए, सुना है कभी? यो मैम। उसका लॉजिक क्या है, खाते हुए तुम उठते हो ना, अभी तुम्हारा हाइपोथैलेमस सिग्नल दे रहा है भूख लगी है खाना खाओ, तुम खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो। जैसे तुम खाना खाते उठ गए ना, हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाते हैं खाना खत्म हो गया, तो कहते हैं ठीक है भूख भी खत्म हो गई। तो हाइपोथैलेमस सिग्नल देना बंद कर देता है भूख का, कह रहे अब भूख ही नहीं है इस इंसान को, अब जब वापस आके बैठेगी ना तेरी भूख मर जाएगी। तो इसलिए खाना खाते हुए कहते हैं कहीं उठ के नहीं जाना चाहिए, उसके बाद भूख मर जाती है। तो लोग ऐसा करते हैं कि अगर आपको कम खाना खाना है ना, आप खाने के बीच में ब्रेक ले लो, खाना खाया ही नहीं जाता हाइपोथैलेमस की वजह से। हाइपोथैलेमस का बेवकूफ बन जाता है। तो खाना भी मेंटेन कर रहा है, ड्रिंकिंग भी है, बॉडी टेम्परेचर भी। द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इन दोनों का हेमिस्फीयर, अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम। एक बार लेक्चर से लिम्बिक सिस्टम प्लीज पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन बन सकता है, एक बार पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पे क्वेश्चन आया था, सेक्सुअल बिहेवियर को कौन कंट्रोल करता है? लिबिडो। जब सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है तो एक मोशन होता है टू हैव सेक्सुअल एनकाउंटर, तो उसको कहते हैं लिबिडो। सेक्सुअली कोई अराउज हो तो वो लिबिडो की फीलिंग लिम्बिक सिस्टम की वजह से आती है, तो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है। एक बार इसको पढ़ के देखना, उस पूरे सिस्टम को लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम किस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है कि ये कंसर्न है ऑल्फैक्शन, सूंघने की क्षमता से, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, जैसे इरेक्शन हो जाना मेल में। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, इमोशनल रिएक्शन जो हमारे होते हैं, जब जैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो लिम्बिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। किसी को जल्दी रोना आ जाता है, किसी को जल्दी रोना नहीं आता है, लिम्बिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मोटिवेशन, जो तुम्हें मोटिवेशन फील होता है, दैट इज ऑल्सो लिम्बिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल। मोटिवेटेड फील हो रहा है लिम्बिक सिस्टम की वजह से, अगर नहीं फील हो रहा तो लिम्बिक सिस्टम को बोलो फील करे। इफ यू टॉक टू योर ब्रेन, ब्रेन एक्चुअली वर्क्स, इट लिसन टू यू। आप ब्रेन को मॉडिफाई कर सकते हो, न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं उसको। इसलिए कहते हैं ना पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, आपका ब्रेन मॉडिफाई होता है, ऐसा देखा गया है। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करो या योगा करो। मेडिटेशन करने से ब्रेन की एज सच में इंप्रूव होती है, ब्रेन और हेल्दी हो जाता है। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि जो मॉन्क होते हैं ना, उनका ब्रेन उनकी एज के अकॉर्डिंग 10 साल पीछे होता है, मतलब 10 ईयर्स यंगर होता है लगभग। तो यू कैन मॉडिफाई योर ब्रेन बाय योर थिंकिंग। इसलिए हम कहते हैं अपने लिए कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ब्रेन मान लेता है, ब्रेन के पास समझ तो है नहीं सही और गलत क्या है, तो वो मान जाएगा। तुम उसको बोलोगे ना कि तुमसे ये होगा ही नहीं, ब्रेन मान जाएगा होगा ही नहीं। तो यू कैन टॉक टू योर ब्रेन, आप बात कर सकते हो उससे, ठीक है नी। रिफ्लेक्स एक्शन तो अब आता नहीं है। मिड ब्रेन रिसीव इंटीग्रेटेड, देखो हर किसी के फंक्शन यहाँ लिखे हैं, एक बार देखोगे लेक्चर तुमको यहाँ कंफर्म हो जाएगा। हाइंड ब्रेन का भी लिखा है, हाइंड ब्रेन के फंक्शन हम लोग पढ़ते भी हैं।
रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर होता है पॉन्स, सॉरी मेडुला। कार्डियक सिस्टम में पॉन्स का रोल होता है। छोटी छोटी चीजें यहाँ लिखी है। मेडुला कंटेन द सेंट्रल रेस्पिरेशन और कार्डियोवैस्कुलर से गैस्ट्रिक सेक्रेशंस, ये लिखे हैं इसके तीनों फंक्शन। ये सब याद करने वाली चीजें हैं। एक लाइन Yes. इंटायर प्रोसेस ऑफ इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स, जो बॉडी में इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स हो रहा है उसके लिए सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे यहाँ पे अभी कैंडल जले और मेरी उंगली उसके पास जाए, बाई चांस मैं तुमसे बात करते करते उंगली चली जाए उस तरफ, तो पीछे कर लूंगी ना मैं हाथ, जान के रिफ्लेक्स। तो ये भी इनवॉलेंटरी एक्शन है, मैंने जान के नहीं किया। कभी कभी होता है ना, अभी कोई मेरी तरफ बॉल फेंके तो मोस्ट प्रोबेबली मैं उसको हिट बैक कर दूंगी, मैंने जान के नहीं मारा, मुझसे हो गया, तो दैट इज ए रिफ्लेक्स एक्शन, वो भी इनवॉलेंटरी है। तो रिफ्लेक्स एक्शन भी इनवॉलेंटरी होते हैं, वो भी आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखता है। तो डू रीड इट वंस, ओके। ईयर और आई सिलेबस में नहीं है तो ये वाला पार्ट हम काट देंगे, ये नहीं आएगा। ओके बेटा, कल मिलेंगे एक बार। प्लीज वो जो फाइल मैंने भेजी थी उसका होमवर्क